बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी सास हर वक्त बीमार रहती थी। उसे तरह तरह के डॉक्टर के पास भी लेकर गए, मगर किसी की भी समझ में उनकी बीमारी नहीं आती थी। अब तो उनको दौरे भी पड़ने लगे थे। मेरा शौहर मेरी सास को पीर साहब के पास दम करवाने ले गए तो वो बोले, तुम्हारी माँ का इलाज वो शख्स कर पाएगा जो कल सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। उससे अपनी माँ की शादी कर देना। मगर सुबह तो हमारे दरवाजे पर एक 20 साल का लड़का आ गया। मेरे शौहर ने जब पीर साहब की बात उसे बताई तो वो मेरी सास से शादी करने के लिए रजामंद हो गया। मगर जैसे ही सुबह हुई, मेरी सास घर वापस आ गई। उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो लड़का तो शादी के अगले ही दिन, जब मैं अपने कमरे में शर्माई से बैठी थी, तब अचानक मुझे मेरी सास की आवाज सुनाई दी। वो बोली, गानिया मैं कैसी लग रही हूं? मैंने अपनी झुकाई नजरें उठाई तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास तो मेरे ही उरूसी लहंगे में मलबूस थी। मैं बोली, अम्मी जी ये क्या है? ये तो मेरा लहंगा है, आप इसे यूं कैसे पहन सकती हैं? मेरी सास एकदम से चिढ़कर बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने चंद लम्हों के लिए तुम्हारा लहंगा पहन लिया तो क्या ये पुराना हो गया है? तौबा है, आजकल की लड़कियों में तो दीद लिहाज नाम की चीज ही नहीं है। इतना कहकर वो पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। उतनी ही देर में गेट पर दस्तक हुई तो एक बुर्के वाली औरत हमारे घर आ गई। मुझे लगा नई नवेली दुल्हन को देखने आई होगी, मगर उसने तो मुझ पर नजर भी न डाली और सीधी मेरे सास के कमरे में घुस गई। मैं हैरान थी कि शादी के पहले ही दिन ये सब क्या हो रहा है। मेरे शौहर नौमान बाहर गए हुए थे। जब वो लौटे तो मैंने आंखों में आंसू भरकर उनसे अम्मी के रवैये की शिकायत की। मैंने उन्हें ये तक बता दिया कि उनकी वालदा ने मेरा लहंगा पहना हुआ था, लेकिन मेरी बात सुनकर वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगे और झिड़क कर बोले, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लापरवाह लड़की नहीं देखी। तुमने अपना लहंगा यूं ही फेंक दिया था क्या कि कोई भी उसे उठाकर पहन लेता? फिर वो बोला, अम्मी कहाँ है? तो मैंने उनसे कहा, वो अपने कमरे में है, उनकी एक सहेली भी उनसे मिलने आई हुई है। नौमान के चेहरे पर परेशानी सी छा गई थी। वो बोले, मैं अभी देख कर आता हूं। लेकिन जब वो अपनी वालदा के कमरे में पहुंचे तो उनकी कोई भी सहेली वहां मौजूद नहीं थी। नौमान ने जब इस्तफसार किया तो वो हैरत से बोली, कौन सी सहेली? मैं गड़बड़ा गई कि इस तरह तो मैं शादी के पहले ही दिन अपने शौहर की नजरों में झूठी बनकर रह जाऊंगी। मैं बोली, अम्मी जी वही औरत जो काली चादर में लिपटी हुई आई थी। मेरी सास मुझे खा जाने वाली नजरों से देखकर बोली, नौमान तुम्हारी बीवी झूठ कह रही है। नौमान के चेहरे पर भी नागवारी फैल गई थी। वो मुझे हाथ से पकड़कर कमरे में ले गए और बोले, गानिया एक बात याद रखना, मुझे झूठी लड़कियां हरगिज पसंद नहीं है, और ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी फरेब भरी बातों में आकर अपनी वालदा से मुतनफिर हो जाऊंगा। मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने मुझे मर्द बनकर पाला है। मैं चुप ही रही, जबकि नौमान दरवाजा मारकर घर से बाहर निकल गए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि शादी का पहला दिन ही इतना बुरा गुजरेगा। मेरे दिल में अपनी सास के लिए गिराह पड़ चुकी थी, क्योंकि उनकी वजह से मेरा शौहर मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया था। हालांकि मैं और नौमान एक साथ एक दफ्तर में मुलाजमत करते थे। वो मुझसे बखूबी वाकिफ थे कि मैं ना तो झूठ बोलती हूँ और ना ही मेरी तबीयत फसादी किस्म की है। मगर फिर भी न जाने उन्होंने मेरी बात पर अपनी वालदा की बात को तरजीह क्यों दी थी। अगले दिन जब नौमान घर के किसी काम से बाहर निकले तो उनके जाते ही कल वाली औरत फिर से हमारे घर आ गई थी। तब मेरी सास सहन में ही बैठी थी। जैसे ही अपनी सहेली को देखा, जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, रशीदा कमरे में चलो। मेरी सास ने अपनी सहेली को कमरे में भेज दिया तो मेरे पास आई और बोली, गानिया रशीदा मेरी बचपन की सहेली है, ये मुझसे हर रोज मिलने आएगी, मगर तुम अपने शौहर को इस बारे में ना बताना, वो नफरत करता है इससे। अगर तुमने बता दिया तो ये चली जाएगी जैसे कल चली गई थी, लेकिन तुम अपने शौहर की नजरों में आ जाओगी। मैं चौंक गई थी। इतना कहकर मेरी सास अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं अजीब उलझन का शिकार हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में नौमान घर वापस आ गए। आज तो वो बड़ी जल्दी वापस आ गए थे। मैं बोली, क्या बात है नौमान, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? नौमान बोले, मैं अम्मी की दवाई की पर्ची भूल गया था, वही लेने आया हूँ। नौमान की बात सुनकर तो मुझ पर घबराहट तारी होने लगी। वो अपनी वालदा के कमरे में जाने लगे तो मैं उनके सामने जा खड़ी हुई। ये मैं अपनी सास के लिए नहीं कर रही थी,
बल्कि मुझे तो खुशी होती अगर मेरी सास का सच मेरे शौहर के सामने आ जाता तो। मैं तो ये बस अपने लिए कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इस बार भी मेरी सास किसी न किसी तरह मुझ पर ही इल्जाम लगा देगी। खैर, मैं बोली, नौमान, मुझे कमरे में ले चले, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। वो एकदम से परेशान दिखाई दिए और बोले, क्या बात है गानिया, क्या हुआ है तुम्हें? मैं बोली, बस सर चकरा रहा है। मैंने बुलंद आवाज में अपनी सास को भी आवाज दी और बोली, अम्मी जी जल्दी से बाहर आए, गजब हो गया है। मेरी सास के कमरे का दरवाजा भी झट से खुल गया था। उन्होंने जब नौमान को देखा तो सारा माजरा समझ गई थी। मैं बोली, अम्मी जी सर चकरा रहा है। मेरी सास ने मस्तूई हमदर्दी चेहरे पर तारी कर ली और बोली, नौमान, बहू की सुबह से तबीयत खराब है। मैं कमरे में चली गई तो नौमान बोले, आ जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मगर मैंने उनको टाल दिया। नौमान के जाने के बाद मेरी सास मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरा शुक्रिया अदा किया और बोली, मेरी बच्ची, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया है। तुमने तो बेटी होने का हक अदा कर दिया है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा हुआ, हम दोनों में दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया है। मैंने एक दिन अपनी सास से पूछ ही लिया कि नौमान आपको रशीदा आंटी से मिलने से क्यों रोकते हैं। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रशीदा मेरी पुराने मोहल्ले की सहेली है। मैं गुजरावाला से ब्याह कर रावलपिंडी आई थी। तब रशीदा हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी। हम दोनों सहेलियां बन गई थी। हम दोनों को अल्लाह ने औलाद अता की तो दोस्ती मजीद गहरी हो गई। हम दोनों एक दूसरे से बच्चों के बारे में मशवरे करती रहती थी। नौमान 4 साल का था जब रशीदा हमारे घर आई हुई थी। नौमान के अब्बू घर आए तो बड़े चिड़चिड़े से हो रहे थे। मैंने उनसे वजह मालूम की तो उन्होंने बताया कि उनके सीने में दर्द है। इससे पहले कि हम कुछ करते, उनको बहुत खतरनाक हार्ट अटैक आया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस दिन से नौमान रशीदा से नफरत करता है। वो कहता है कि अगर खाला रशीदा हमारे घर ना आती तो अब्बू को कुछ ना होता। गानिया, तुम तो जानती हो ना कि जिंदगी मौत तो अल्लाह की तरफ से है। फिर ये भी तो होता है ना कि कभी कभी इंसान से ताल्लुक बहुत गहरा बन जाता है, जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल लगने लगता है। बस रशीदा से मेरा ताल्लुक ऐसा ही है। वो मुझे अपनी हमराज लगती है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मैं उसको नौमान की वजह से छोड़ नहीं सकती। बुढ़ापे में तो इंसान नए रिश्ते नहीं गांठ सकता ना। मेरी वही सहेली मेरे लिए बहुत है। बस नौमान की वजह से वो डरती है, इसीलिए चादर ओढ़कर हमारे घर आती है। मैं सारी सूरत हाल समझ चुकी थी। मैं मुस्कुराकर बोली, अम्मी जी, आप बूढ़ी तो हरगिज नहीं लगती। मेरे साथ बैठी हो तो सास नहीं बल्कि मेरी बहन लगेंगी। मेरी सास हंस दी थी जबकि मैं उनको देखती रह गई थी। मेरी सास ने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। वो जदीद तराश खराश का लिबास पहनती तो मुझसे भी बड़ी उम्र की औरत न लगती थी। मेरी सास की बातों ने मेरे दिल पर असर किया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नौमान का दिल रशीदा आंटी की तरफ से साफ कर दूं। यूं वो दोनों सहेलियां जब चाहे एक दूसरे से मिल लिया करेंगी। इसीलिए मैं कई दिन मुनासिब मौके की तलाश में रही। एक दिन नौमान का मूड काफी खुशगवार था तो मैं उनसे पूछ बैठी, नौमान, आपको रशीदा आंटी क्यों अच्छी नहीं लगती? नौमान एकदम से हैरान हुए। वो बोले, कौन सी रशीदा आंटी? मैं मुस्कुराकर बोली, आपकी अम्मी की पुरानी सहेली। नौमान हैरान हुए और बोले, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे लगा नौमान जानबूझकर इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, मगर मैं आज सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए बोली, आपके पुराने मोहल्ले की औरत, वो उस दिन आपके घर आई थी ना, जिस दिन आपके अब्बू का इंतकाल हुआ था? नौमान बोले, गानिया, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम कहाँ की बात को कहाँ से मिला देती हो। पुराने मोहल्ले में मेरी अम्मी की सफिया खाला दोस्त थी और वो हमारे घर में ही थी जब अब्बू को हार्ट अटैक आया था। उन्होंने तो मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया था। मैं तो हमेशा उन्हें अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। फिर वो अपने शौहर के पास अमरीका चली गई थी। मैं नौमान की बातें सुनकर चौंक गई थी। इतनी देर में ही मेरी सास हमारे कमरे में आ गई। वो मुझे कड़े तेवरों से घूर रही थी। वो बोली, क्या बातें हो रही हैं तुम मियाँ बीवी के दरमियान? नौमान हंसकर बोले, कुछ नहीं अम्मी, गानिया का दिमाग घूम गया है। मुझसे पूछ रही है कि रशीदा आंटी कौन है। मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा था, जबकि मेरा सांस हलक में ही अटक गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से नौमान का ध्यान बदला था। फिर मैं उठकर बाहर आ गई। मैं अपनी सास से बोली, अम्मी जी, मैं तो बस चाहती थी कि नौमान के दिल से रशीदा आंटी के लिए नफरत खत्म हो जाए। मेरी सास मुझे घूर कर बोली,
ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई है। मेरी सास क्यों अजीब अजीब हरकतें करती हैं। मैं उलझी हुई थी, मगर सारी बातें मुझे अगले ही दिन समझ आ गई थी। जब रशीदा आंटी मेरी सास से मिलने आई हुई थी, वो दोनों सहेलियां कमरे में बैठी बातें कर रही थी, जबकि मैं किचन में अपने काम में मसरूफ थी। वो जब अपने घर वापस जाने लगी तो मैं किचन से निकल आई और उनके पास जाकर अभी बात ही करने लगी थी कि वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ गई। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मेरा शौहर उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता। इसीलिए जैसे ही वो आगे बढ़ी, मैंने उनकी चादर का पल्लू पकड़कर उनको रोकने की कोशिश की। मैं आज सारी बात क्लियर कर लेना चाहती थी, मगर ये क्या, चादर मेरे हाथ में रह गई और चादर में लिपटा वजूद आगे बढ़ गया। ये बात तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि मेरी सास किसी मर्द को यूं चादर में छुपाकर घर बुलाती होगी, क्योंकि चादर में से एक मर्द निकला था जिसकी शक्ल तो मैं देख नहीं पाई थी। वो एकदम से भाग खड़ा हुआ था। मैं गुस्से में तन फन करती अपनी सास के रूबरू जाकर खड़ी हो चुकी थी। मैं बोली, ये क्या बेहूदगी है, आप ये नीच हरकत कैसे कर सकती हैं आखिर। मेरी सास के चेहरे पर भी बड़ी सख्ती थी। मुझे तो लगा था कि वो अपना जुर्म पकड़े जाने पर खौफजदा होंगी, मगर वो करजदार लहजे में बोली, बहू, इतना मत बोलो कि बाद में शर्मिंदगी हो। कल मैं तुम्हें इस लड़के से मिलवा दूंगी, तब सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मगर तुम उस वक्त यही कहोगी कि काश मैंने अपनी सास का लिहाज किया होता। वो इतना कहकर दरवाजा मारकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं गुस्से से उनके बारे में सोचती रही कि अजीब सरफिरी औरत है, न जाने क्या कुछ करती फिरती है। मैंने इस सब के मुतालिक नौमान से कोई बात न की थी। मैं चाहती थी कि एक बार सारा सच मालूम करके अपने शौहर को हर बात बता दूंगी, क्योंकि मैं अपनी सास पर अब मजीद भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे कल का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। आखिरकार घड़ियां गिन गिन कर कट ही चुकी थी। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मेरी सास मेरे कान में कह गई थी कि अगर तुम मेरी असलियत मालूम करना चाहती हो तो अपना मुंह बंद ही रखना, अपने शौहर से कोई बात न करना। मैंने उनकी बात मान ली थी। तकरीबन 10 बजे हमारे घर दस्तक हुई थी। मैंने गेट खोला तो आज भी चादर में लिपटा एक वजूद मेरे सामने खड़ा था। मैं पीछे हट गई और उसके लिए जगह खाली छोड़ दी। वो सीधा मेरी सास के कमरे में चला गया। मेरी सास ने मेरा हाथ थामा और मुझे भी अपने साथ ही अपने कमरे में ले गई। सामने एक लड़का बैठा था जो चाल चलन से लोफर ही लग रहा था। हाथ में सिगरेट पकड़े वो लंबे लंबे कश लगा रहा था। मेरी सास बोली, मैं जब तक चाय बनाकर आती हूँ तुम इससे सारे सवाल पूछ लो, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मेरे सामने तो शायद तुम खुलकर सवाल जवाब न कर सको। मैं चुप ही रही थी। मेरी सास बाहर चली गई तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो हंसकर बोला, मेरा नाम बिलाल है। मैं बोली, मेरी सास से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसने सीधा सा जवाब दिया था, पैसे का ताल्लुक है। मैं बोली, क्या मतलब? इसका मतलब तो मैं तुम्हें बताता हूं, बेहया औरत। मैंने बिलाल की तरफ देखा तो वो चुपचाप बैठा था। तो फिर यह आवाज कहां से आई थी? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। मैं नौमान को देखकर सहम चुकी थी। पीछे से मेरी सास भी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो बोली, नौमान, आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना सब। अब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि तुम्हारी माँ झूठी नहीं थी। मैंने सच कहा था तुमसे कि तुम्हारी बीवी का किरदार अच्छा नहीं है। वो तुम्हारे जाते ही लड़कों से आंख लड़ाने लगती है, यहां तक कि लड़कों को घर पर भी बुलाती है। मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। फिर वो बिलाल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वो बाहर की जाने भाग गया। मेरे शौहर ने मुझे बालों से पकड़कर खूब झिंझोड़ा था, जबकि मैं कहती रह गई कि मेरी बात तो सुन ले। नौमान बोले, मैं तुम्हें अभी तलाक देकर इस घर से निकाल देता हूं। मैंने तलाक का नाम सुना तो खुद को नौमान के कदमों में गिरा लिया, क्योंकि मैंने अपने पूरे खानदान से टक्कर लेकर नौमान से शादी की थी। अब 2 हफ्ते बाद ही तलाक लेकर घर चली गई तो सब मुझ पर लानत मलामत करेंगे। मैंने रो रो कर अपनी सफाई पेश की, मगर नौमान मेरी एक भी सुनने को राजी नहीं थे। आखिरकार मैंने उनसे कहा, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने दें, तब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। नौमान मुझे धक्का देकर खुद बाहर चले गए। मैं अपनी सास के कमरे में ही बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, नहीं रास आई ना तुम्हें इज्जत। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई थी। उस दिन के बाद
मैंने उठते बैठते, सोते जागते अपनी सास को बद्दुआएं दी थी। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए मेरा किरदार मेरे शौहर के सामने मशकूक कर दिया था। मेरा शौहर अब मुझसे बात तक नहीं करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरी सास की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। मैं तो उनसे बोलती भी नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं मालूम था कि क्या माजरा है। वो सारा दिन हाय हाय करते हुए गुजार देती थी। नौमान उनको दिन में 2 बार अस्पताल लेकर जाते थे, मगर उनको इफाका ही नहीं हुआ था। अब तो वो लड़का भी उनसे मिलने नहीं आता था। मेरी सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। मुझे इल्म हो गया था कि ये सब मेरी बद्दुआओं की वजह से हुआ है। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ, इसीलिए मैंने अल्लाह पाक से माजरत कर ली और अपनी सास को दिल से माफ कर दिया। अब मैं उनकी खिदमत करती रहती थी। नौमान ने जब मुझे खिदमत करते देखा तो उनका दिल मोम हो गया। उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दी थी। अब हम दोनों मेरी सास को डॉक्टर के पास लेकर जाते, मगर उनकी बीमारी किसी की भी समझ में नहीं आती थी। बीमारी का पता चलता तभी तो उनका इलाज होता। सही इलाज ना होने की वजह से अब तो उनको दौरे भी पड़ने लगे थे। हमारे मोहल्ले की एक आंटी ने जब अम्मी की ये हालत देखी तो वो बोली, अपनी सास को किसी पीर के पास ले चलो, अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी तासीर है, शायद इसी तरह ठीक हो जाए। मैंने ये बात नौमान से की तो उन्होंने भी मेरी ये बात मान ली, क्योंकि डॉक्टरी इलाज तो हम करवा करवा कर थक चुके थे। इसीलिए नौमान अपनी वालदा को पीर साहब के पास ले गए। वो बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी बातों से ही साफ पता चलता था कि उनके दिल में दुनियावी लालच नहीं है। उन्होंने मेरी सास का बगौर जायजा लिया और कुछ पढ़कर उन पर फूंकते रहे। फिर बोले, बच्चे, तुम्हारी माँ का इलाज मिल गया है। तुमने करना यह है कि कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे घर की दहलीज पर जो कोई भी दस्तक दे उससे अपनी वालदा का निकाह कर देना। वही तुम्हारी माँ का इलाज कर सकता है। नौमान बोले, पीर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? समाना हम पर थू थू करेगा। आपको कुछ इल्म भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे? पीर साहब हंसकर बोले, मेरी कही बात ना मानी तो जलील हो जाओगे, तब तो किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहोगे। हम चुपचाप घर आ गए। नौमान ने अपनी वालदा से इजाजत मांगी तो वो बोली, मुझे बस ठीक होना है, जैसे मर्जी हो। मैं और नौमान परेशानी में सारी रात ना सोए। सुबह हुई तो हम सबके कान दस्तक की जानिब लग चुके थे। आखिरकार घर पर दस्तक हुई तो एक 20 साला लड़का सामने खड़ा था, जिसके हाथ में बिजली का बिल था। वो बिल देने आया था। नौमान उस लड़के को घर ले आए और उससे सारी बात कर दी। वो लड़का बोला, आपको ये सब पीर साहब ने कहा है? नौमान ने पीर तबरेज का नाम लिया तो वो लड़का ताजीम में उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर आप पीर तबरेज के नाम पर जान मांगेंगे तो जान भी दे दूंगा। यूं वो असद नामी लड़का शादी पर रजामंद हो गया था। नौमान ने जल्दी से मौलवी साहब का इंतजाम किया और अपनी वालिदा का निकाह करके उनको रुखसत कर दिया था। हम दोनों ही अजीब शशोपंज में मुब्तला थे, इसीलिए चुपचाप बैठे थे। और यूं ही पूरा दिन गुजर गया और रात भी आ गई। नौमान बोले, कल हम दोनों अम्मी से मिलने चलेंगे। मुझे अगले दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार था, लेकिन सुबह होते ही दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। वो बोली, नौमान किधर है? मैंने कहा वो घर से बाहर निकले हैं अभी। तब मेरी सास घर में दाखिल हो गई और बोली, बहू, तुम्हें मैं आज सब कुछ सच बताने आई हूँ। ये बातें तुम मेरे बेटे से मत करना, नहीं तो मैं उससे नजर मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। फिर वो कहने लगी, गानिया, मैं जवानी में ही बेवा हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए दूसरी शादी नहीं की। लेकिन जो जो उम्र बढ़ने लगी तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होने लगा कि कोई मेरा भी रफीक होना चाहिए। असद बिल देने आया करता था, उससे अक्सर ही मेरा सामना हुआ करता था। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की तो पता चला कि वो अपनी कम उम्री के बावजूद मुझे चाहने लगा है और मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। हम दोनों ने छुप कर निकाह कर लिया और असद अब नौमान की गैर मौजूदगी में घर आने लगा। मगर जब से तुम ब्याह कर घर आई थी, हमारे लिए मसला होने लगा था और फिर हमने ये हल निकाला कि वो मेरी सहेली बनकर घर आ जाया करे। तुमने जिस दिन चादर खींचकर उसे देख लिया था कि वो औरत नहीं है बल्कि लड़का है, तब मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। मुझे मालूम हो चुका था कि तुम मेरे बेटे के सामने मेरी असलियत जरूर रख दोगी, इसीलिए
मैंने मोहल्ले के लफंगे बिलाल को घर बुलाकर तुम्हारे लिए जाल बिछा दिया। यूं तुम्हारा तो मुंह बंद हो गया, लेकिन अब मैं चाहती थी कि मेरी रुखसती हो जाए, इसीलिए मैंने बीमारी का बहाना बना दिया। और असद पीर तबरेज को सारी बात बताया आया था, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मेरी शादी कर दी जाए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। इतना कहकर मेरी सास अपने घर वापस चली गई तो मेरी नजर दरवाजे में छुपकर खड़े नौमान पर पड़ गई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो शिकस्त खोरदा से लग रहे थे। नौमान बोले, मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग ली थी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि मेरी सास और असद ये इलाका ही छोड़कर चले गए हैं। अब हम नहीं जानते कि मेरी सास का क्या हाल है, जिंदा भी है या मर गई हैं, क्योंकि असद का भी कुछ अता पता नहीं है। अब खुदा ही जानता है कि हमारी उनसे दोबारा मुलाकात हो भी पाएगी या फिर नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।